Shruti Mathani and today I am here with the chapter 12 friction. Students, chapter start करने से पहले I just want to clear out what is friction. Friction होता क्या है? Friction actually जो है एक टाइप का फोर्स होता है जो कि किसी भी मोशन करने वाली डायरेक्शन के अगेंस्ट लगता है. दैट मीन्स कि अगर हम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. तो इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है. तो इसको पढ़ने के लिए हम पहले टॉपिक ले लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सेकंड इज़ फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शंस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे फ्रिक्शन को. थर्ड हम लेंगे फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल. दैट मीन्स कि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रिक्शन अच्छा भी होता है, यानी कि आपके लिए एक फ्रेंड की तरह वर्क करता है, लेकिन बहुत बार वो एक इविल होता है, यानी कि परेशानी भी खड़ी कर सकता है. फोर्थ टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी कि कौन कौन से वेज हैं जिसकी वजह से या जिसके थ्रू आप जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. इसका मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रिक्शन हमारे को जो है हार्म करता है, तो उसको हमें रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है. तो कौन से तरीके हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को हमारे बहुत सारे व्हीकल्स में, बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स में. तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे. और लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन, कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है और कहाँ पे वो अप्लाई होता है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विथ वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीन्स होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उस डायरेक्शन में मूव करने के अगेंस्ट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रखी है, जिस पिक्चर में आप जो है देख रहे हो कि एक बॉल है और इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं. एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे. तो जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस बॉल को हिट करते हैं या मूव करते हैं तो ये बॉल एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप से रुक जाती है. तो हम उसे रोक नहीं रहे हैं, अगर हमने हिट किया है तो ये कंटिन्यूसली नहीं चलती है, वो रुक जाती है बीच में. तो इसको जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी वजह से ये रुकती है. ठीक है. तो ये जो आपका है ये हो गया मूवमेंट ऑफ मोशन, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन. ठीक है. तो हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं. द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसेस in which opposes the motion of one body over the other is called the force of friction. Means कि जो बॉल है that is called one body, और जब हम इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है that is called friction. I hope it is clear. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं. The friction between any two surfaces is mainly caused either due to interlocking of surface or due to force of addition between the two surfaces. Children, जो आपका force of friction है वो दो वजह से लग सकता है. पहला होता है interlocking of surfaces और दूसरा होता है force of addition. Interlocking of surfaces क्या होता है? यानी कि friction due to interlocking of friction, that means कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये एक सरफेस है. ठीक है. अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक सरफेस के ऊपर रखा होता है उसको हमें मूव करना है. जैसे ये देखो आपका ये डायरेक्शन का आपको एरो शो हो रहा है. अगर हम इस बॉक्स को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या होता है कि ये ईजिली मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. अब ये ईजी मूव करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे. जब हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको मूव करने के लिए हमें थोड़ी परेशानी है, यानी कि फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है. तो इसके अगेंस्ट जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. अब आपका ये जैसे सरफेस है, ये आपका सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने रखा हुआ है. तो ये जो सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट, इनके बीच को अगर हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, जब जूम करके देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे थोड़े से ग्रूव्स और रिजेस दिखते हैं. ठीक है. अभी ग्रूव्स और रिजेस क्या होते हैं कि इन अनइवन सरफेस होती है, यानी कि ऊपर खाबड़ सी सरफेस होती है, प्लेन सरफेस नहीं होती है. हमें देखने में लगती है लेकिन होती नहीं है. तो इसी वजह से क्या होता है, जब हम किसी भी सरफेस को मूव करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करें, ब्राउन वाला आपका ऑब्जेक्ट है, इसको जब मूव करते हैं तो यहाँ पे जो ये आपका रिजेस और एजेस और आपका ग्रूव्स बने हैं, इसमें ये फंस जाते हैं. फंसना मतलब इंटरलॉक होना, लॉक हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में. इसकी वजह से आपका
जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने में परेशानी होती है, यानी कि हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इसी फोर्स को कहते हैं, या इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस, यानी कि आपका सरफेस पे जो आपके ग्रूव्स हैं और रिजेस हैं उसमें इंटरलॉकिंग हो जाती है और इसकी वजह से आपका फ्रिक्शन अप्लाई होता है। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतने ये ग्रूव्स और रिजेस ज़्यादा होंगे और फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा जो सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका फर्स्ट रीज़न हो गया हमारा फोर्स फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। ठीक है, अब दूसरा हम करेंगे एडिशन। ओके, अब देखो फ्रिक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेसेस। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ये इन दोनों की जो सरफेस है यहाँ पे बीच में देखो, आपको ऐसा नॉर्मली ये प्लेन दिख रहा है लेकिन ये एग्जैक्टली प्लेन नहीं होता है। ये जूम करके देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखो बीच में गैप है, फिर थोड़े रिजेस और ग्रूव्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि टू सरफेसेस जो होती हैं रफ सरफेसेस, ठीक है, टू रफ surfaces when placed together meet only at certain points। अब certain points कहाँ पे मिल रहे हैं वो देखो, यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, सब जगह पे नहीं मीट कर रहे हैं, सिर्फ certain points पे मीट कर रहे हैं। तो जब टू surfaces एक दूसरे से मीट कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, the atoms or the molecules present at such points of contact attract each other due to electrostatic attraction। means कि जहाँ पे मीट करते हैं यानी कि मिलते हैं वहाँ पे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के वो क्या करते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज जैसे इस पे प्लस साइन है, इस पे माइनस साइन है, यानी कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इनका चार्ज अपोजिट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने की वजह से ये एक दूसरे पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसी को अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इसकी वजह से जो है फ्रिक्शन बढ़ जाता है, यानी कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर से मूव करना ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फोर्स है जो इसको मूव नहीं होने देगा और इसी को हम बोलेंगे दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडिशन। ओके, अब आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। हमारा थर्ड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि या तो ज़्यादा करेंगे या उसे कम करेंगे। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव्स। अभी इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो आपको दो पिक्चर शो हो रही हैं। फर्स्ट है जिसमें एक जो आदमी है वो एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, अपने से दूर हटा रहा है, यानी कि पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो इसे बोलेंगे फोर्स ऑफ मोशन। ठीक है, अब फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट, यानी कि इधर। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका पुश करने वाली कंडीशन। दूसरी है ये वाली कंडीशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा और इसको ये आदमी अपनी साइड जो है खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है। तो इसमें मोशन हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये दिख रहा है आपको मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, यानी कि फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, तो इसे खींचने में बहुत दिक्कत होगी। अब ये होता है कि इफेक्ट की क्या चीज़ कर रही है। यहाँ पे हमने बोला ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल मतलब जो प्लेन सरफेस ऐसे में है। ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, अगर वेट कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है। तो अगर ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैं मूव करवाना है, तो अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो हमें यहाँ पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसका वेट कम होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम होगा तो जो फ्रिक्शन है वो भी कम लगेगा, यानी कि आप इसे ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ईजी टू रोल और स्लाइड अ लाइटर वुडन बॉक्स ओवर द ग्राउंड देन अ हैवियर वन। तो जो हल्का होगा यानी कि वेट कम होगा तो उसको फ्रिक्शन भी कम लगेगा, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो फर्स्ट है डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अब नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब ये होता है कि जिस सरफेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, जैसे ये एक आदमी है, इसको इस ऑब्जेक्ट को, ये एक बॉक्स है, इस सरफेस के ऊपर मूव करना है। ठीक है, अब दो सरफेस दे रखे हैं, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट सरफेस देखो स्मूथ सरफेस है, जैसे ग्लास सरफेस हो गई या कोई प्लेन सरफेस ले लेते हैं, और दूसरी में रफ है, जैसे सड़क है या कोई भी रफ सा कोई चीज़ होगी उसके ऊपर। ठीक है,
अब जब हम कोई भी स्मूथ सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो बहुत आराम से जो है मूव हो जाता है, यानी कि हाईली पॉलिश है, तो इस पे फ्रिक्शन लो होता है, कम होता है। अगर हमारी रफ सरफेस है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन हाई होगा। तो सरफेस कैसी होगी, नेचर ऑफ सरफेस कांटेक्ट में आने पे, यानी कि अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा और अगर रफ है तो उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। रफ होने का मतलब इंटरलॉकिंग हो जाएगी और वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, उसको आगे नहीं हिलने देंगे और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सेकंड है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ओके, इसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट शो करे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं। पहला है कि अगर हमारी सरफेस, यहाँ पे मैं सरफेस के ऊपर फोकस कर रही हूँ अभी, कि अगर हमारी सरफेस जो है स्मूथ है तो बहुत इजीली मूव करेगा, यानी कि फ्रिक्शन कम होगा, और अगर हमारी सरफेस रफ है तो वो किस तरीके से मूव करेगी। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला, इसमें देखो दो बच्चे आपको शो हो रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, एक बुक है थोड़ा स्लैंटिंग रखा है और उसके बाद यहाँ से उन्होंने एक सेल लिया है, उसको मूव करवाना है। यहाँ पे आप अब से घर पे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने एक सेल लेना है और इसको यहाँ से आप छोड़ोगे तो ये नीचे होते हुए यहाँ आगे चला जाएगा, और ये कितना डिस्टेंस जो है कवर करता है ये डिपेंड करता है हमारी सरफेस के ऊपर। अगर हमारा ये टेबल है और उसकी सरफेस बहुत प्लेन है एकदम, तो ये जो सेल है ये काफ़ी आगे तक जाएगा। लेकिन अगर हमारी सरफेस प्लेन नहीं है, अगर यही चीज़ आप जैसे इसमें कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, सैंड है और ये एक स्लैंटिंग सा सरफेस है, इसके ऊपर हमने अपनी कार है, टॉय कार, उसको जब हम मूव करते हैं तो ये थोड़ा सा ही जा पाती है, यहाँ तक ही जा रही है, यानी कि जो हमारी सैंड है वो एक तरीके से रफ सरफेस का वर्क करती है और फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है जब हमारी रफ सरफेस होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करा है। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में है। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें पुल कर रहे हैं। अब देखो ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे आप ब्रिक ले सकते हो, ईंट ले सकते हो, कोई पत्थर ले सकते हो, इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया है, ये एक वेट नापने वाली मशीन होती है जैसे, उससे बांध के इसको खींच रहे हैं। ठीक है, जब हम खींचते हैं, इसे पुल कर रहे हैं अपनी साइड को, तो जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है इसके वेट के ऊपर, यानी कि इसका वेट कितना है। ठीक है ना, तो ये हो गया फ्रिक्शन, क्योंकि हम इसे इधर कर रहे हैं और हमेशा फ्रिक्शन आपको पता है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इधर लगेगा। तो अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो इसे खींचने में ज़्यादा आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर इसका वेट कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। तो ये आपके तीनों एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में हैं, आप इसे अच्छा आराम से समझ सकते हो और ट्राई भी कर सकते हैं घर में। तो चिल्ड्रन, हमने ये इतना टॉपिक आज कवर किए हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट आस्क टू मी। थैंक यू।